हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि जो है हम लोग मगध साम्राज्य में जो है 3-4 वीडियो कर चुके हैं। जैसे कि उसमें हर्यक वंश मगध साम्राज्य में, इसके बाद में शिशुनाग वंश और जो है नंद वंश, ये चीज़ें जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे नंद वंश पिछली क्लास में हुआ था। तो पिछली क्लास में जो है नंद वंश के जैसे अंतिम शासक कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक तो महापद्म नंद थे नंद वंश के। लेकिन जो उसके अंतिम शासक जो है वो नंद वंश के जो है घनानंद थे। तो घनानंद जो है एक शक्तिशाली शासक था। तो घनानंद के टाइम पर ही जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और जो सिकंदर जो थे, यानी विश्व विजेता सिकंदर के नाम से, तो ये जो है घनानंद के ही समकालीन थे। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हैं पंजाब के साइड में, तब जो है इधर मगध पर शासन था सिकंदर का। और उसके बाद में जो उस साइड में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य भी इधर घनानंद को हराने की प्लानिंग चल रही थी चाणक्य के नेतृत्व में। तो जो आज का टॉपिक जो हमारा होगा सिकंदर ही होगा, क्योंकि ये जो है उसी के समकालीन है। तो जैसे सिकंदर की बात करते हैं, सिकंदर यानी इन्हें जो है विश्व विजेता के नाम से भी जानते हैं कि ये जो है विश्व को विजय करने के लिए निकले थे। इन्होंने काफ़ी यूरोप यूरोप के जो है अधिकतर देशों पे इन्हीं का कब्जा था। उसके बाद में जो पश्चिमी एशिया, जो कि अरब कंट्री जो हैं, वहाँ पर भी जो कब्जा जो है ये सिकंदर का ही हो जाता है, क्योंकि एक आरवेला का युद्ध हुआ था 331 ईसा पूर्व में। तो आरवेला का युद्ध जो है उस टाइम पे वहाँ के शासक हुआ करते थे ईरान के, तो डेरियस थर्ड करके। तो सिकंदर ने जो है उनको हराया था। तो जैसे मिस्र, एशिया माइनर का पठार जिसे अनातोलिया का पठार कहते हैं, तो इन्होंने जो है उस पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद में मिस्र को भी इन्होंने ही जीता था सिकंदर ने। तो जो है उसके बाद में ये उन सबको जीतते हुए इधर भारत की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत की तरफ फिर जो है भारतीय राजाओं के साथ में इनकी लड़ाई होती है। जैसे कि पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध होता है। उससे पहले तक्षशिला के एक शासक थे आम्भी करके, तो वो उनके साथ युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन वो इनकी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो जो है आज हम लोग सिकंदर के बारे में ही बात करते हैं, इनके जैसे जन्म से रिलेटेड, जन्म, पिता का नाम और जो है जो भी घटनाएं हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे सिकंदर सिकंदर को जो है अगर इनके जन्म की बात करें, जन्म, तो सिकंदर का जन्म कब हुआ है? तो सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ है, 356 ईसा पूर्व में। और अगर पूछे से किस जगह पर हुआ है, तो इनका जगह जो मतलब जन्म जो है ये मकदूनिया, मकदूनिया जैसे वर्तमान का एक देश है मैसिडोनिया, यूनान वाला क्षेत्र जो है, तो वहीं पर ये जगह पड़ती है। तो जैसे जन्म जो है इनका मकदूनिया, मकदूनिया, या ऐसे बात करें ये जो है वर्तमान का मैसिडोनिया, मैसिडोनिया, और ये यूनानी क्षेत्र है। ठीक है, वहीं पर जो है इनका जन्म बताया था कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद में सिकंदर के पिता का नाम जो था वो फिलिप द्वितीय जो है सिकंदर के पिता थे। अगर माता की बात करें तो सिकंदर की माता का नाम ओलंपियाज, ओलंपियाज जो है सिकंदर की माता का नाम। तो जैसे इनके पिता पिता कौन है, तो पिता जो है इनके फिलिप सेकंड, यानी फिलिप सेकंड जो है ये सिकंदर के पिता हैं। अगर माता की बात करें कि सिकंदर की जो है माता का नाम, तो सिकंदर की माता जो है ये ओलंपियाज, माता माता जो है ओलंपियाज, यानी सिकंदर की माता का नाम क्या है, ओलंपियाज। और इसे सिकंदर के गुरु और पूछाते हैं कि सिकंदर के गुरु कौन है, तो सिकंदर के अगर गुरु की बात करें तो गुरु जो है वो अरस्तु, यानी अरस्तु के शिष्य जो है वो सिकंदर थे। जैसे और भी जैसे गुरु हैं, अगर जैसे सुकरात के शिष्य अगर पूछे, जैसे सुकरात किसके गुरु थे या सुकरात के जो है शिष्य कौन थे, तो सुकरात के शिष्य जो है प्लेटो करके थे। और प्लूटो के जो शिष्य हुआ करते थे वो अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। जैसे कि जो है सुकरात, ठीक है, सुकरात के अगर शिष्य की बात करें तो प्लेटो करके,
प्लेटो जो है ये सुकरात के शिष्य। अगर प्लेटो के शिष्य की बात करें तो ये जो है अरस्तु। अरस्तु ये जो है शिष्य का मतलब क्रम है, नीचे जो है ये शिष्य। और अगर अरस्तु के अगर शिष्य की बात करें कि अरस्तु के शिष्य, तो अरस्तु के शिष्य कौन? सिकंदर। सिकंदर जो है ये अरस्तु के शिष्य। तो जैसे अगर हम गुरु की बात करें तो सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु। अरस्तु जो है ये सिकंदर के गुरु हैं। ठीक है, ये अरस्तु के शिष्य कौन है? तो अरस्तु के शिष्य जो है ये सिकंदर। और ये एक दार्शनिक थे अरस्तु। लेकिन ये जो है जो सिकंदर, ये शुरू से ही इसकी मतलब जो दिली ख्वाहिश रही थी कि जो है हम विश्व पे भ्रमण करें, यानी विश्व के जो राजा बने। तो दो शासक थे, जैसे एक शासक जो है साइरस, जो कि ईरानी शासक था। तो इसने भी काफ़ी मतलब जो है देशों पे अपनी हुकूमत की थी साइरस ने। और दूसरा एक शासक जो है वो जो हेरोलियस करके जो है ये दूसरा शासक था। तो ये यूनानी शासक था, इसने भी काफ़ी जो है मतलब विजय प्राप्त की थी। तो इन्हीं दोनों शासकों से ये इंस्पायर था, मतलब सिकंदर जो है इन्हीं दोनों शासकों से इंस्पायर था। और जो कि इन्हीं से वो सीख लेके जो है मतलब विश्व भ्रमण के अभियान पे जो है वो चालू हुआ था। तो इससे बात करें सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। इसके बाद में सिकंदर जो है ये 20 वर्ष में जो है ये गद्दी पे बैठता है, यानी इसके पिता की मृत्यु हो जाती है 356 में सिकंदर का जन्म है। और उसके बाद में 336 में जो है ये गद्दी पे बैठता है, यानी 20 वर्ष की उम्र में। सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है, क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो जाती है 336 ईसा पूर्व में। इसके पिता की मृत्यु होती है और ये जो है गद्दी पर बैठता है। यहीं से फिर जो है ये मतलब जो विजय अभियान जो है वो अपना शुरू कर देता है। सबसे पहले इसने जो है 334 से लेकर 330 तक काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें एक बीच में 331 का अरवेला का युद्ध भी है। तो वहीं पर उस टाइम पे ईरान का एक शासक हुआ करता था डेरियस थर्ड करके। तो सिकंदर ने उसको पराजित किया था, डेरियस थर्ड को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। और उसने इसे ईरान के पूरे फारस पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद में अनातोलिया का पठार जो कि तुर्की में पड़ता है उस पर भी कब्जा कर लिया, सीरिया को भी अपने कब्जे में ले लिया था इसने। उसके बाद में मिस्र वगैरह। ठीक है, तो जैसे बात करें इसने 331 ईसा पूर्व में ईरानी, यानी उस टाइम पे ईरान को फारस के नाम से पूछा था कि जो है फारस किस देश का पुराना नाम है, तो फारस जो है ईरान का ही पुराना नाम है। तो इसने जो है फारस के शासक जो है डेरियस थर्ड उसको पराजित किया था 331 ईस्वी में अरवेला के युद्ध में। अरवेला के युद्ध, अरवेला के युद्ध में इसने फारस के शासक डेरियस थर्ड को जो है इसने पराजित किया था। और पराजित करने के बाद में इसने काफ़ी क्षेत्र जो थे वो अपने अधीन कर लिए, यानी इसको इसने पराजित कर दिया था। जो इसने फारस के शासक डेरियस थर्ड को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या कर दी। और हत्या के बाद में यानी इसने जो है हत्या कर दी थी। और हत्या के बाद में फिर इसने सभी मतलब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसने सिकंदर ने इसने जैसे ईरान, जो उस टाइम पे फारस के नाम से था, ईरान कमा जैसे सीरिया, जैसे एशिया माइनर का पठार, जैसे अनातोलिया का पठार जो कि तुर्की में स्थित है, एशिया माइनर के पठार, एशिया माइनर के पठार एवं मिस्र को
अधीन कर लिया, अधीन कर लिया, मिस्र को इसने अधीन कर लिया। इसके बाद में फिर इसकी नज़र जो है पड़ती है भारत की तरफ। तो जब ये ईरान तक आ ही चुका था, इसके बाद में वही अफगानिस्तान और उसके बाद में भारत का क्षेत्र पड़ता था। तो फिर इसने जो है भारत की तरफ रुख किया, इसकी सेना ने। तो इसकी सेना ने जो भारत की तरफ जो रुख किया था, तो इसने जो अभियान स्टार्ट किया 326 ईसा पूर्व में, यानी सिकंदर का भारत विजय अभियान जो इसने स्टार्ट किया था वो 326 ईसा पूर्व में। और ये जो है सिंधु नदी को, यानी सिंधु नदी को पार करते हुए ये भारत पहुंचा। तो बीच में जो है छोटी छोटी जातियां, यानी जो भी कबीलाई जो जनजातियां जो थीं, उनसे इसका युद्ध हुआ। तो युद्ध के बाद में फिर ये आगे बढ़ता है। तो सिंधु नदी को पार करने के बाद में सिंधु और झेलम के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है, जैसे जगह जो है तक्षशिला, पूछा जाए तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में है, तो वो सिंधु और झेलम के बीच में। उस टाइम के वहाँ के जो राजा हुआ करते थे जो तक्षशिला के, उनका नाम था आम्भी राजा। तो जो आम्भी जो थे, जब उन्होंने देखा कि जो सिकंदर जो है ये विश्व को मतलब जीतता हुआ चला आ रहा है सारे देशों को, तो उसने लड़ने से मना कर दिया। वो जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर की सेना के स्वागत के लिए काफ़ी घोड़े, हाथी और उसके बाद में जो है रुपए वगैरह लेकर जो है ये पहुंच जाता है मतलब सिकंदर के पास में, यानी सिकंदर का स्वागत करने के लिए। जब सिकंदर ये देखता है कि इसने अधीनता स्वीकार कर ली है, तो सिकंदर जो है मतलब उसके राजपाट पर कब्जा नहीं करता है। तो कब्जा ना करके जो है सिकंदर सारी चीज़ें वापस कर देता है और कहता है कि तुम हमारे अधीन हो गए हो। इसके बाद में जैसे ये जो तक्षशिला जो शहर था ये सिंधु और उसके बीच में पड़ता था, यानी झेलम। और झेलम के जस्ट बाद में यानी झेलम और रावी नदी, यहाँ पर एक शहर जो जगह पड़ती थी उसका नाम जो था पंजाब, यानी पंजाब का एरिया आता था, जो कंबोज वगैरह जो साम्राज्य जो था वहाँ पर। तो जो पंजाब का एरिया, उस टाइम पे पंजाब के शासक हुआ करते थे पोरस, या उनको पुरु के नाम से भी जानते हैं, पंजाब शासक पोरस। यानी एक तो वर्तमान पंजाब अपने यहाँ पर है, एक पाकिस्तान में पंजाब है, तो ये पूरा वाला एरिया पंजाब, वहाँ के शासक जो पोरस या पुरु करके थे। जो पुरु या पोरस जो थे, इनका आम्बी के साथ में मतलब जो है वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, मतलब लड़ाइयाँ चलती रहती थी आम्बी के साथ में इनकी। तो आम्बी ने क्या किया, इनको प्रपोजल भेजते हैं कि तुम जो है सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लो। राजा पोरस जो थे ये मना कर देते हैं। मना करने के बाद में फिर सिकंदर और आम्बी ये सारे लोग मिलके जो है राजा पोरस के ऊपर अटैक करते हैं। और उसके बाद में जो है ये 326 का अभियान था, जिसमें आगे चल के राजा पोरस की हार होती है। और हार के बाद में जो है फिर सिकंदर ब्यास नदी की ओर बढ़ता है, लेकिन फिर वहीं से वापस होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इधर। जैसे यहाँ पर जो है इसने मिस्र को जीत लिया। इसके बाद अब इसका भारत विजय अभियान। सिकंदर ने भारत विजय अभियान भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। पूछ ले कब इसने शुरू किया है, तो 326 ईसा पूर्व में इसने जो है भारत विजय अभियान शुरू किया है। इसके बाद में इसके से दो सेनापति, उनके भी नाम पूछे जाते हैं। जैसे इसके सेनापति जो प्रमुख सेनापति जो था उसका नाम था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर ये इसका प्रमुख सेनापति। और प्रमुख की बात करें, जैसे ये थल सेनापति था, थल सेना, यानी इसके अंडर में जो थी वो थल सेना थी, आर्मी। इसके बाद में सेलुकस निकेटर, इस सिकंदर का एक मतलब जो जल सेनापति था, उस जल सेनापति का नाम था निर्याकस करके, वो भी इसमें शामिल था, यानी जो है जल सेनापति। जल सेनापति, और जल सेनापति का नाम क्या है, निर्याकस। पूछा था कि जल सेनापति कौन था, तो ये निर्याकस था। तो जल सेनापति जो है ये निर्याकस। इससे बात करें, ऐसे जो राजा आम्बी की कैसा क्षेत्र था, जैसे पहले जो है ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के इस साइड में जो है
ये सिकंदर की सेना, सिकंदर की सेना थी। और बीच में एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम जो है वो तक्षशिला है। उस शहर का नाम जो है तक्षशिला, तक्षशिला। और फिर यहीं पर जो है एक नदी बहती है, इसका नाम जो है वो झेलम करके, ये नदी जो है झेलम। और झेलम के फिर जो नीचे जो मतलब जो एरिया पड़ता है ये पंजाब का, यानी ये जो है पंजाब का एरिया, पंजाब। झेलम के इस साइड में, नीचे साइड में जो है पंजाब का एरिया। यहाँ के अगर राजा की बात करें, राजा कौन थे? पंजाब के राजा जो थे वो पोरस, पोरस या जो है पुरु करके यहाँ के राजा हैं। यहाँ के राजा जो है पोरस। तक्षशिला, तक्षशिला के राजा कौन थे इस टाइम पे? यहाँ के राजा जो थे वो आम्भी करके, आम्भी जो है ये यहाँ के राजा थे। इसके नीचे जो है और भी जैसे नदियाँ पड़ती हैं, ये तो झेलम हो गई। इसके बाद में जो है फिर जैसे चिनाव नदी है, और चिनाव के नीचे जो है फिर रावी, रावी नदी। और रावी के नीचे फिर जो है ये ब्यास नदी है। रावी के नीचे जो है वो ब्यास, जैसे ये वाली ये झेलम हो गई, ये जो है चिनाव नदी है। चिनाव नदी, और चिनाव के बाद में ये रावी, और फिर ये जो है ब्यास नदी है, ब्यास नदियाँ। तो सिकंदर की सेना जो है यहाँ से एंट्री करती है। एंट्री के बाद में उसको मिलते हैं आम्भी, यानी तक्षशिला के राजा। तो तक्षशिला के जब राजा मिलते हैं आम्भी इनको, तो आम्भी सिकंदर की सेना की तुरंत ही अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और अधीनता स्वीकार करने के बाद में जो है फिर ये आगे बढ़ता है, यानी फिर जो है इधर आगे बढ़ता है। आगे जब इधर बढ़ता है तो पंजाब के उस टाइम पे जो शासक कौन थे? राजा पोरस। तो राजा पोरस के साथ में फिर जो है, क्योंकि राजा पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और इसके साथ में फिर जो है युद्ध होता है। उस युद्ध को जो है, और ये जो है विजय अभियान कब शुरू किया था? 326 ईसा पूर्व में। अब यहाँ पे जब जो है राजा पोरस के साथ में इस वाले एरिया में जो है वो युद्ध शुरू होता है। तो युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में, इस युद्ध को एक नाम मतलब नाम दिया गया था हाइडे स्पीज, यानी जो जगह जो है हाइडे स्पीज। अगर पूछ रहे से हाइडे स्पीज का युद्ध कब हुआ है, हाइडे स्पीज का युद्ध, या इसी का दूसरा नाम है हाइडे स्पीज का युद्ध, या इसी का जैसे दूसरा नाम, ये किस नदी किनारे हुआ है? तो ये झेलम नदी। नदी कौन सी है? झेलम नदी है। तो इसके किनारे हुआ है, तो इसको झेलम युद्ध भी कहते हैं, झेलम युद्ध। और झेलम नदी का ही पुराणों में एक और नाम मिलता है, जैसे इसका झेलम का प्राचीन नाम तो उसे बोलते हैं बितस्ता। तो इसको जो है बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, इसको बितस्ता का युद्ध। तो पूछ ले कैसे हाइडे स्पीस का युद्ध कब हुआ है? तो 326 ईसा पूर्व। किसके मध्य में? सिकंदर की सेना और जो है राजा पोरस के मध्य में हुआ था। उसके बाद में झेलम युद्ध कब हुआ है? 326 ईसा पूर्व में। या जैसे बितस्ता का युद्ध कब हुआ है? तो ये 326 ईसा पूर्व में। इसमें जो है सिकंदर की जीत होती है, यानी जो राजा जो थे पोरस ये हार जाते हैं, राजा पोरस जो थे ये हार जाते हैं। यानी इसमें जो है सिकंदर की जीत होती है। जीतने के बाद में सिकंदर जो है वो राजा पोरस से पूछता है कि जो है बताओ तुम्हारे साथ जो है क्या, जैसे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो राजा पोरस कहते हैं कि जो एक राजा दूसरे राजा के प्रति जैसा व्यवहार करता है वही तुम मेरे साथ व्यवहार करो। तो उसी के अनुसार जो है सिकंदर मतलब राजा पोरस को सारा राजपाट दे देता है, और राजा पोरस को भी अपने अधीन कर लेता है। जब जो है सिकंदर यहाँ पे जीत जाता है, राजा पोरस हार जाते हैं, तो फिर सिकंदर की सेना जो है फिर और आगे बढ़ती है। यानी जब और आगे बढ़ती है तो यहाँ पर इसने झेलम को क्रॉस कर दिया। झेलम के बाद में फिर ये चिनाव नदी को भी क्रॉस करते हैं। चिनाव के बाद रावी, और रावी के बाद में फिर आगे आती है ये ब्यास नदी, यानी ये ब्यास। तो जो ब्यास नदी जो थी इसको ये सिकंदर की सेना जो है वो पार नहीं करती, यानी ये काफ़ी जो है थक भी चुके थे, और काफ़ी मतलब पहले से जो है लड़ाइयाँ लड़ते सारे सारे
सारे जो सैनिक जो थे वो काफ़ी दिनों से लड़ाई भी लड़ते चले आ रहे थे, मतलब सालों के हिसाब से। घर पर भी जो ये लोग नहीं लौटे थे, तो यहाँ पर ब्यास नदी को ये लोग पार नहीं करते हैं। एक तो ये वजह थी कि काफ़ी सैनिक थक चुके थे लड़ते लड़ते। दूसरी वजह ये भी थी क्योंकि उनको पता था जैसे ही हम ब्यास नदी को पार करेंगे आगे सतलज मिलेगी, और सतलज के बाद में फिर ये बड़ा साम्राज्य जो आगे मिलेगा ये मगध क्षेत्र है, ये मिलेगा मगध। और मगध पर इस टाइम पे जो शासन किसका है, घनानंद का। तो घनानंद ये भी एक शक्तिशाली राजा है। इसके पास में भी जो है लाखों के हिसाब से मतलब सैनिक हैं, हाथी घोड़े हर चीज़। तो कहीं ना कहीं सिकंदर के दिमाग में और उनकी सेना भी जानती थी कि आगे जो है हम जब ये छोटे छोटे राजा, जब इन्हीं से हम परेशान हो गए, राजा पोरस से भी मतलब बड़ी मुश्किल में जीत पाया था सिकंदर। अम्बी ने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी, छोटी छोटी जातियों से लड़के आया था। तो जब ये जो है मगध साम्राज्य पर अगर हम अटैक करेंगे तो वहाँ पर जो है मतलब काफ़ी जैसे फिर हानि होगी मतलब सेना की। तो फिर क्या करता है सिकंदर, यहीं से यानी ब्यास नदी को सिकंदर की सेना आगे पार करने से मना कर देती कि हम जो है अब इसके आगे नहीं जा पाएंगे, और फिर यहीं से जो है ये सिकंदर वापस लौट जाता है। तो ऐसे बात करें यहाँ पर घनानंद, ये मगध पर जो है शासन था उस टाइम पर जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पर जो है सिकंदर की जीत हो जाती है, यानी झेलम युद्ध या हाइडेस्पेस युद्ध में जो है सिकंदर की जीत, राजा पोरस हार जाते हैं। तो यहीं पर जो है जीत की ही खुशी में एक नगर बसाया गया था, यहीं पर जो है जीत के उपलक्ष्य में निकया नाम का नगर। इस नगर का नाम जो था निकया था। निकया पूछा था, ये निकया नगर जो है ये मतलब जीत का प्रतीक था, सिकंदर की जीत का प्रतीक था। और इसके जैसे सिकंदर के घोड़े का नाम था बहु केफला करके, तो इसने अपने घोड़े के नाम पर भी झेलम नदी के किनारे ही एक शहर बसाया था, उसका नाम था बहु केफला। यानी सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम बहु केफला के नाम पर जो भी एक नगर बसाया था। ऐसे सिकंदर ने जीत के उपलक्ष्य में इसने निकया नामक नगर बसाया था। और उसके बाद में जो है अपने घोड़े के नाम पर बहु केफला नगर, बहु केफला अगर पूछ लिया जाए कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, बहु केफला, तो इसने घोड़े के नाम पर एक झेलम के किनारे एक शहर बसाया बहु केफला। और इसने जो है ये निकया नगर जो है जो राजा पोरस पर जो है जीत की खुशी में इसने बसाया था। इसके बाद में इसे सिकंदर के साथ में जो है दो लेखक भी आए थे, एक जो है आरिस्टोबुलस करके और एक ओनोसिक्रेटस। सिकंदर की सेना में ये दो लेखक थे, दो लेखक। तो ये दो लेखक कौन कौन हैं, इनके भी नाम पूछाते हैं कि कौन से दो लेखक थे। तो एक जो है आरिस्टोब्यूलस, आरिस्टोबुलस, और जो है एक ओनोसिक्रेटस, ओनोसिक्रेटस। जो आरिस्टोब्यूलस जो था इसने जो है युद्ध का इतिहास लिखा था, इसने जो है युद्ध का इतिहास लिखा था। इसने जो भी युद्ध हुए थे युद्ध का इतिहास इसने लिखा था। और ओनोसिक्रेटस जो था ये सिकंदर की इसने जीवनी लिखी थी। इसने सिकंदर की जो है वो जीवनी लिखी थी। उसके बाद में जो है जब सिकंदर की सेना जो है पार करने से मना करती है ब्यास नदी को कि हम जो है हम पार नहीं करेंगे, तो फिर सिकंदर भी मतलब निश्चय करता है कि हम जो है यहाँ से लौट जाते हैं और अभी फ़िलहाल में हम जा रहे हैं, आगे चल के जो पुनः एक बार अटैक करेंगे और फिर जो है भारत को मतलब जीतेंगे। तो सिकंदर भी वापस होता है। तो वापस होते टाइम जो है ये फिर इसको छोटी छोटी मतलब जातियाँ मिलती हैं, कबीले के टाइप से छोटी छोटी जातियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर भी सिकंदर की सेना के साथ युद्ध होते हैं। तो जब सिकंदर की सेना के साथ युद्ध होते हैं तो उसमें सिकंदर घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद में 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की बेबीलोन जो कि जगह इराक में पड़ती है, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता वाला एरिया, तो वहीं पर जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, यानी वापस लौटते टाइम।
अगर पूछे से सिकंदर भारत में कितने मंथ तक रुका था, तो ये 19 माह तक। सिकंदर लौटते समय जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन, क्योंकि ये युद्ध होते हैं छोटे छोटे और उसमें ये घायल हो जाता है। लौटते टाइम पे छोटी छोटी जातियों से युद्ध होते हैं और ये घायल होता है, और उसके बाद में इसकी बेबीलोन जो कि जगह पड़ती है इराक, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जैसे पूछा था कि सिकंदर जो है भारत में कितने माह तक रुका था, तो जैसे अगर पूछे कि भारत में रुकने की सिकंदर कितने माह तक, तो ये 19 माह तक जो है भारत में रुकता है, यानी 19 माह तक। सिकंदर भारत में 19 माह तक रुका था। इसके बाद में ये वापस होता है, ब्यास नदी से सेना पार करने से मना कर दी, वापस होता है। छोटे छोटे युद्ध होते हैं, उसमें ये घायल होता है और 323 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जैसे इसके दो सेनापति थे, एक निर्याकस जल सेनापति और उसके बाद में थल सेनापति जो था, जो प्रमुख सेनापति था, उसका नाम था सेलुकस निकेटर। तो ये जो भी साम्राज्य था इसके विजित प्रदेश, तो ये अपने आप में दोनों लोग बांट लेते हैं, और बांटने के बाद में जो है फिर जो सिकंदर जो वो जैसे उसका सेनापति सेलुकस निकेटर, ये पुनः जो है मतलब एक बार घर पर जाकर और पुनः वापस 305 ईसा पूर्व में ये फिर एक बार अटैक करता है। अब इस टाइम पे जो शासन जो था वो नंद वंश समाप्त हो चुका था, क्योंकि नंद वंश को समाप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से समाप्त किया था। तो जब सिकंदर अटैक करता है तब उस टाइम पे शासन होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो 305 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर जो सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सेलुकस निकेटर की हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। तो इसके बाद में जो है जब वो 19 माह तक रुका था, सिकंदर के बाद विजित प्रदेश सेनापति बांट लेते हैं। 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर तथा चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि अब मगध पे शासन आ चुका है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इनके बीच में जो है युद्ध होता है। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की जो है ये जीत हो जाती है। जीत के बाद जैसे कि जो सेलुकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना, वो जो है उसकी शादी युद्ध की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और इसने 3-4 प्रांत भी दिए थे, जैसे काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये जो है इसको क्षेत्र दे देता है। इसके साथ ही ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो है सिकंदर टॉपिक कंप्लीट होता है, और अगली क्लास जो है वो वही मौर्य वंश से स्टार्ट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।